हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो टेस्ट होने वाला है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट होने वाला है। आज का टेस्ट आज जो हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट नंबर आपका 65 देखने वाले हैं। और इसमें बहुत दिनों से सभी लोगों का मांग था कि जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है यानी कि जो अनुच्छेद है उसको लेकर के आया जाए। तो आज महत्वपूर्ण अनुच्छेद को लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग 1 घंटा में लगभग आपको सारे अनुच्छेद को कंप्लीट कर लेंगे। अगर 1 घंटा आप हमारे साथ बने रहते हैं तो आपको पूरा अनुच्छेद याद हो जाएगा दोस्तों। फिर आपको किसी भी एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं होगा आर्टिकल से संबंधित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आर्टिकल के अलावे यहाँ पर आपको भाग भी बताते हुए चलेंगे कौन आर्टिकल किस भाग में है, ठीक है। और ये जो क्लास है डेली आपका क्लास 9 बजे से हो रही है। सामान्य अध्ययन की, डीएलएड की, आपका करेंट अफेयर की, सभी चीज़ों की क्लास यहाँ पर होती है। और इसके अलावा आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने के लिए जो लोग ग्रुप पे जुड़े हैं उनको सभी पीडीएफ मिल गया है। पीडीएफ के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। आपको ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा वहाँ पर, वीडियो भी मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा नोट्स वगैरह भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इसके लिए आपको दोस्तों 351 का एक बार पेमेंट करना है। उसके बाद जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक आपको पीडीएफ, वीडियो नोट्स सभी चीज़ आपको मिलता रहेगा। ये हमारा पेमेंट करने का ये नंबर है 7857824310। आप इस नंबर पे फ़ोन पे कर सकते हैं, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से, या फिर अमेजन पे, व्हाट्सएप पे भी आप इस पे करके हमें जुड़ सकते हैं। जो लोग पेमेंट करेंगे वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हमारा इसी नंबर व्हाट्सएप पर आप भेज देंगे, ठीक है। वहाँ पर आपको हमारे ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है तो टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर भी मैं क्वेश्चन डालते रहता हूँ, यहाँ से भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए क्या करना है कि सभी लोग को टेलीग्राम एप्लीकेशन सबसे पहले डाउनलोड करना होगा। टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड आपको प्ले स्टोर से कर लीजिएगा। उसके बाद अपना नंबर वेरीफाई करके वहाँ पर जा करके कैरियर परिवार आप सर्च कीजिएगा तो मेरा ग्रुप आ जाएगा। उसमें लगभग अभी 2500 लोग जुड़ चुके हैं, तो उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि किसी भी लोगों को यहाँ से भागना नहीं है ना। किसी भी लोगों को यहाँ से भागना नहीं है। क्योंकि ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपको बार बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पॉलिटी का वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे भारतीय संविधान का भाग 1। जी हाँ, भाग 1 से हम लोग शुरू करेंगे। यानी कि भारतीय संविधान में अभी टोटल कितने भाग हैं, तो टोटल 22 भाग हैं। याद रखिएगा, टोटल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। और जब हमारा संविधान बना था तो उस समय भी 22 ही भाग था। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। वर्तमान में ये जो अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है और अनुच्छेद भी लगभग यहाँ पर 470 के आसपास यहाँ पर पहुँच गया। लगभग 500 के आसपास यहाँ पर अनुच्छेद हो गया है ना। तो वो सभी अनुच्छेद आपको नहीं पूछेगा, जो अनुच्छेद पूछेगा वो मैं आपको यहाँ पर बताते हुए चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहला भाग है दोस्तों, है ना, पहला भाग में 4 अनुच्छेद है। यानी कि भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं, तो मात्र 4 अनुच्छेद का वर्णन किया गया है, 1 से लेकर के 4 तक, ठीक है। इस प्रकार का भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं, तो 4 अनुच्छेद है, 1 से लेकर के 4 तक। अब जो 1 से लेकर के 4 तक है तो सभी में किसका किसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र उपबंध करता है। क्वेश्चन सिंपल बहुत बार पूछा गया, हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद 1 में किसका वर्णन किया गया है, तो संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। ये शब्द आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, ठीक है। संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में क्या है, तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना या का उपबंध किया गया है अनुच्छेद 2 के तहत, ठीक है। तो देखिए, मैं रिवीजन भी करते चलूँगा ताकि आप लोग को याद भी होते चले। अनुच्छेद 1 में क्या था, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश, उसकी स्थापना का उपबंध किया गया अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 में क्या किया गया है, तो नए राज्य का निर्माण, वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, है ना। किसी भी राज्य का जैसे नाम में परिवर्तन किया जाता है तो वो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। और देखिए यहाँ पर जो 3 अनुच्छेद अभी आप देखें, 1, 2 और 3, ये तीनों आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है तीनों अनुच्छेद। चौथा जो अनुच्छेद है दोस्तों, ये आपका इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, ये बहुत कम नहीं के बराबर ये क्वेश्चन पूछा जाता है चौथे अनुच्छेद के बारे में। ये तीनों आप याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए अब चलते हैं, ये हो गया आपका भाग 1। अब चलेंगे हम भाग 2 में। भाग 2 में किसका वर्णन किया गया है? तो भाग 2 में हमारी नागरिकता से संबंधित वर्णन किया गया है। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि जो भारत की नागरिकता है ये भाग कितने में है? तो भाग 2 में है। भाग 2 का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। ठीक है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक किसका वर्णन है? तो नागरिकता का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि अनुच्छेद जो 5 में है इसका वर्णन है, तो भारत की नागरिकता से संबंधित बातें लिखी गई है अनुच्छेद 5 में। देखिए अनुच्छेद 5 से 11 तक ये बहुत कम ही पूछा जाता है कि 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है, 8 में क्या है, 9 में क्या है, 10 में क्या है, 11 में क्या है। मेन यहाँ पर पूछा जाएगा कि नागरिकता अनुच्छेद कितने में है, तो नागरिकता 5 से लेकर के 11 तक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, भाग कई बार पूछा गया है, भाग 2 में है आपका। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा देख लेता हूँ। अनुच्छेद 6 में किसका वर्णन है? तो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता दिया गया था। ये जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय की बात है, अनुच्छेद 1947 की बात है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 6 में लिखा गया है। 7 में किसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 7 का पहला भाग, अनुच्छेद 7 में दोस्तों 2 भाग में इसको बांटा गया है। तो पहला भाग कह रहा है कि उन लोगों की नागरिकता पर बात करता है जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान पलायन कर गए हैं, यह लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे। ये बातें लिखी गई है अनुच्छेद 7 में। ठीक है, तो इतना डीप में कभी क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा गया है, आप ध्यान में रख सकते हैं। अनुच्छेद 8 कहा गया है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता, और अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं, अमेरिका की नागरिकता ले लेते हैं, तो आपको इंडिया का नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये बातें हैं अनुच्छेद 9 में। ठीक है, 10 में क्या लिखा गया है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। जी हाँ, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 में क्या है कि संसद द्वारा नागरिकता के कानून का विनियमन। जी हाँ, जो नागरिकता का कानून बनाया जाता है दोस्तों, ये कौन बनाता है? तो संसद के द्वारा इसको बनाया जाता है। ये क्वेश्चन 11 वाला कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आपका नागरिकता जो है ये अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक इसका वर्णन किया गया है भाग 2 में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम भाग 3 में, है ना। भाग 3 आपका पूरे अनुच्छेद में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कहा जाए तो भाग 3 है आपका, क्योंकि जो भाग 3 है इसमें मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया। याद रखिएगा, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। 12 से 35 तक भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया था। जब हमारा संविधान बना था तो उस समय कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, है ना। वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार है। जो हमारा एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, है ना, उसको समाप्त कर दिया गया और उसको 300 के क में रखा गया है। वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम देख ले जो हमारा 7 मौलिक अधिकार था इसको, यानी कौन कौन से मौलिक अधिकार था हमारा और किसको हटाया गया है। सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समता या फिर समानता का अधिकार। समता या फिर इसी को कहते हैं समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक इसका वर्णन है। एग्जाम बहुत बार पूछा गया है, एक एक लाइन यहाँ से आपको याद रखना है। मौलिक अधिकार से जो भी बताएंगे उसको आपको रट लेना है, क्योंकि वही चीज़ आपको पूछा जाएगा, है ना। यहाँ पर जितना चीज़ बताया गया ये सब चीज़ आपको पूछा जाता है ना। भाग 3 हुए, 12 से 35 तक अमेरिका से लिया गया है। पहले 7 था, अब 6 है। पहला कौन सा है? तो समता या फिर इसी को कहते हैं समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद जो आपका मौलिक अधिकार, दूसरा मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक इसका वर्णन किया गया है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये है 23 और 24 में इसका वर्णन किया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये है अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। और लास्ट वाला है दोस्तों शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये है अनुच्छेद 29 और 30 में। और आपका जो अगला है संपत्ति का अधिकार, ये है अनुच्छेद 31 में। और नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है अनुच्छेद 32 में।
तो ये देखिए जो छठा नंबर जो आपका मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, इसको क्या कर दिया गया है, तो अब समाप्त कर दिया गया है। याद रखिएगा, इसको समाप्त कर दिया गया है। तो पहले था टोटल 7, अब हो गया है टोटल 6। और ये 6 कौन कौन है तभी आपको बता दिए। ये 6 वो आप याद रखिएगा दोस्तों, समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है ये पूछा जाता है, 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से कहाँ तक 23 और 24 है, ये भी पूछा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29, 30 और आपका संपत्ति के अधिकार था अनुच्छेद 31 में, पहले इसका वर्णन था, है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि ये ज़्यादा है ये कम है, ये इसमें सब पूछा जाता है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट में आपको बता दूँ कि जो हमारा 44वें संविधान संशोधन हुआ था ना, 44वां संविधान जो संशोधन हुआ था ये हुआ था 1978 ईस्वी में। और इसी संविधान संशोधन में जो संपत्ति के मौलिक अधिकार था, है ना, जो संपत्ति रखने का जो मौलिक अधिकार था हमारा, है ना, ये जो अनुच्छेद 31 में था, इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और इसको सामान्य विधिक अधिकार बना करके इसको अनुच्छेद 300 के क में जोड़ दिया गया। ये क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है कि इसको कहाँ रखा गया है, तो अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है, ठीक है। संपत्ति के अधिकार जो था ना, ये 2 अनुच्छेद में था। एक तो अनुच्छेद 31 यहाँ आप पढ़ लिए और एक अनुच्छेद 19 में भी इसका थोड़ा बहुत वर्णन किया गया था, ठीक है। तो ये 2 जगह इसका वर्णन किया गया था, यहाँ दोनों से हटा करके इसको अनुच्छेद 300 के क में यहाँ पर डाल दिया गया है। किस रूप में डाला है, तो विधिक अधिकार बना करके इसको डाल दिया है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको अनुच्छेद बता दिए। अब इसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले 12 से लेकर के 35 तक अभी आपको बताए थे कि हमारा जो मौलिक अधिकार है इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 12 में क्या है, तो 12 में सीधा लिखा गया है राज्य की परिभाषा, ठीक है। अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा। 12 और 13 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। 12 एक दो बार पूछा गया है इसे, है ना। यहाँ मेन इंपॉर्टेंट है 14 से आपका, ठीक है। अनुच्छेद 14 क्या है दोस्तों, 14 से लेकर के आपको जो जो बताया जाएगा, जो जो यहाँ पर लिखा गया है सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 14 में है विधि के समक्ष समानता। जी हाँ, याद रखिएगा, अनुच्छेद 14 में किसका वर्णन है, विधि के समक्ष समानता। और ये लिया गया है कहाँ से, तो ब्रिटेन से लिया गया है। तथा और इसमें और एक शब्द है कि विधि का समान संरक्षण, जो लिया गया है अमेरिका से। देखिए, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, इसमें 2 बातें हैं। तो समक्ष समानता जो है ये ब्रिटेन से और समान संरक्षण जो है अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। ऐसे सम्मिलित रूप से अगर पूछा जाए कि हमारा मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। लेकिन इसमें से बहुत सारे कुछ अंश है जो दूसरे जगह से भी लिया गया है, ठीक है। तो ये मेन अनुच्छेद 14 हो गया आपका। ये आपका याद रखिएगा, विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण, ये अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद 14 में है। 15 में किसका वर्णन किया गया है, ये कई बार एग्जाम में आया है। तो राज्य जो है वो धर्म, जाति, लिंग, वर्ण, आयु के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जी हाँ, जो राज्य है वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, वर्ण के नाम पर, आयु के नाम पर भेदभाव नहीं करेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। राज्य सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश से पाबंदियां नहीं लगाएगा, ये भी आपको 15 में ही वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 16 में किसका वर्णन है, तो लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद कितने में है, तो 16 में है, ठीक है, याद रखना है। 17 में क्या है दोस्तों, तो 17 में है आपको अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। जी हाँ, छुआछूत का अंत कर दिया गया। अनुच्छेद कितने के तहत, तो 17 के तहत। 17 आपको सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, 17 नंबर। और अनुच्छेद 21 नंबर बहुत बार पूछा गया, 32 नंबर बहुत बार पूछा गया है आपको, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। एक चीज़ याद रखिए कि भारतीय संसद में अस्पृश्यता निषेध अधिनियम 1955 बनाकर इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो ये भी आप बातें याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो 17 हो गया। और अगला है आपका अनुच्छेद 18, ये है आपको उपाधियों का अंत। जी हाँ, अनुच्छेद 18 में किसका वर्णन है, तो उपाधियों का अंत। देखिए, पहले बहुत सारा उपाधि दिया जाता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि, है ना। तो उस उपाधि को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। तो ये कितने में है, तो ये है आपको 18 में है। अब क्या है कि अगर आप किसी
दूसरे देश के द्वारा अगर आप सम्मानित किए जाते हैं तो आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है दोस्तों। यहाँ पर लिखा गया है, मैं लिख दिया हूँ कि उपाधि ग्रहण करने से पूर्व देश के नागरिक तथा विदेशी व्यक्तियों को राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। जी हाँ, अगर किसी व्यक्ति को दूसरे देश के द्वारा कोई अगर पुरस्कार दिया जा रहा है ना, कोई उपाधि दिया जा रहा है, तो उससे वो लेने के लिए सबसे पहले भारत के जो राष्ट्रपति है उससे अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग समता का अधिकार, अभी आप पढ़ लिए। अब है आपको स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 है ना। अनुच्छेद 19 में किसका वर्णन है, तो वाक की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। देखिए अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। ठीक है, मैं यहाँ पर शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया हूँ, यानी कि वाक की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता किसमें वर्णन किया गया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के क में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 19। 20 में किसका वर्णन किया गया है कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में वर्णन जो है दोस्तों, ये है आपका अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 21 में क्या है, तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 21 के क, जी हाँ, अनुच्छेद 21 के क जो है ना, ये भी आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको बाद में जोड़ा गया था आपको, है ना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो है, इसको बाद में 2002 ईस्वी में इसको जोड़ा गया था आपको भारतीय संविधान में, तो ये याद रखिएगा। यानी कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उसको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी अनुच्छेद 21 के क के तहत। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 22 में किसका वर्णन है, तो बंदीकरण और निषेध से बंदियों को कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, और इसका वर्णन है आपका अनुच्छेद 22 में। ठीक है, 23 में किसका वर्णन है, तो मानव के तस्करी, जी हाँ, मानव का जो तस्करी किया जाता था, बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 23 के तहत, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 23 भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 24 भी दोस्तों कई बार एग्जाम में आया है कि अनुच्छेद 24 में क्या है, तो कारखानों में बालक का नियोजन पर प्रतिबंध, यानी कि कारखानों में जो बच्चे हैं, है ना, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में मतलब कि काम पर नहीं रखा जाएगा। ये क्या है, तो ये कानूनी अपराध है। ठीक है, तो ये है आपका अनुच्छेद 24 में। ठीक है, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखानों में काम पर नहीं लगाया जाएगा, ये मेन रूप से लिखा गया अनुच्छेद 24 में, याद रखिएगा। 25 से लेकर के 28 तक है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 में क्या है, तो धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, मतलब कि आप किसी भी धर्म का आचरण कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। 25 कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 26 में किसका वर्णन है, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में क्या है दोस्तों, तो किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी कर का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, ये है आपका अनुच्छेद 27 में। यानी कि कोई भी धर्म में जैसे आप दान देते हैं तो इसमें कोई मतलब जोर जबरदस्ती नहीं किया जाएगा, आपको जितना मन है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 28 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, उसको नहीं रखा गया है। अनुच्छेद 29 को लिखा गया है यहाँ पर अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जी हाँ, अनुच्छेद 29 भी यहाँ पर एग्जाम में कई बार आ चुका है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद 29 में है। ठीक है, 30 में क्या है दोस्तों, तो धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार। यानी कि धर्म या भाषा के आधार पर जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं उनको ये मतलब कि अधिकार है कि वो कोई भी शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और उसको संचालित कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 के तहत ये हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, अब जो लास्ट का जो मौलिक अधिकार है वो है अनुच्छेद 32। 31 तो आपको बता दिया गया था, है ना। अनुच्छेद 31 में था आपका संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, और इसको रखा गया है अनुच्छेद 300 के क में, है ना। अब यहाँ पर जो 32 नंबर अनुच्छेद है ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है आपका अनुच्छेद 32 में। ठीक है, चलिए, तो ये रहा दोस्तों आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा फास्ट से, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ये 7 मौलिक अधिकार, अब यहाँ पर 6 मौलिक अधिकार है।
पहला जो मौलिक अधिकार था वो था समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 और 30, और एक था आपका छठा था संपत्ति के अधिकार, अनुच्छेद 31 में था जिसको हटा दिया गया, और एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, चलिए 44वें संविधान संशोधन के 1978 के द्वारा जो संपत्ति के मौलिक अधिकार था इसको यहाँ से हटा दिया गया है और विधिक अधिकार बना करके इसको अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया है। अनुच्छेद 12 हम पढ़ लिए, यहाँ पर राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया अनुच्छेद 12 में। 14 में क्या था, तो विधि के समझ समानता जो ब्रिटेन से लिया गया है और विधि का समान संरक्षण जो अमेरिका से लिया गया, ये है अनुच्छेद 14 में। 15 में क्या था कि किसी भी कोई भी जो व्यक्ति है ना, आप इसको देखना नहीं है ना, अनुच्छेद 15 को देखना नहीं, इसको ढक लेना है। जो कोई भी व्यक्ति है वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकता, ये है 15 में। 16 में क्या है दोस्तों, आरक्षण। 16 में सीधा याद रखना है क्या, आरक्षण, यानी कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण कितने में है, 16 में है। 17 में क्या है, छुआछूत, छुआछूत का अंत। 17 में क्या है, तो छुआछूत का अंत यानी कि अस्पृश्यता का अंत। और 1955 इसमें अधिनियम बना करके इसको दंडनीय घोषित कर दिया गया है। 18 में क्या है, उपाधि का अंत। 18 मतलब उपाधि का अंत कर दिया गया है ना, और अगर आप दूसरे देश से कोई अगर उपाधि लेते हैं तो आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा। अनुच्छेद 19 में क्या है, तो प्रेस की स्वतंत्रता, है ना। अनुच्छेद 19 में क्या है, तो प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि वाक यानी कि बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। 20 में है कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, और 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 के क में लिखा गया दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। 22 में क्या था आपका, तो बंदीकरण और निरोध से बंदियों को कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षित। देखिए अनुच्छेद 20 और 22 थोड़ा सा मिलता जुलता है ना, लेकिन थोड़ा बहुत का अंतर है ना। चलिए 23 में क्या था कि मानव के तस्करी पर रोक, है ना, मानव के तस्करी या फिर बलात्कार पर क्या था, प्रतिबंध लगाया गया। 24 में क्या है, तो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों हैं इनको कारखाना में काम पर नहीं लगाया जाएगा, ये था आपका 24 में। 25 में क्या है, तो धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, ये था 25 में। 26 में क्या था, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। और 27 में क्या था दोस्तों कि आप किसी भी धर्म के हैं तो मतलब कि आपको मजबूर नहीं किया जाएगा, है ना, कर देने पर, है ना, टैक्स मतलब कि आप उसमें जितना मन करे आप दे सकते हैं। ठीक है, ये था 27 में। 29 में क्या है, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, ये आपका 29 में है। और 30 में क्या था, तो 30 में था कि आप धर्म या भाषा के आधार पर कोई भी शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उसको संचालित कर सकते हैं, ये था आपका अनुच्छेद 30 में। और 32 क्या था, तो वो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रहा आपका मौलिक अधिकार। अब हम पढ़ेंगे आपका भाग 4, यानी कि भाग 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे भाग 4 यानी कि नीति निर्देशक तत्व। देखिए नीति निर्देशक तत्व का जो वर्णन है ये आपको अनुच्छेद 36 से 51 है ना। एक एक पॉइंट यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है नीति निर्देशक तत्व से भी, है ना। नीति निर्देशक तत्व भी दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका हमारे संविधान का, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। भाग 4 में इसका वर्णन है नीति निर्देशक तत्व का, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। जैसे अमेरिका से आपका मौलिक अधिकार लिया गया था, आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व। देखिए अब यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व के जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उसको हम यहाँ पर देखते चलते हैं। सबसे पहले है 36 नंबर। 36 में लिखा गया है राज्य की परिभाषा का वर्णन। जी हाँ, राज्य की परिभाषा का वर्णन जो किया गया है अनुच्छेद 36 में वर्णन किया गया है। 35 अच्छा नहीं, यहाँ पर 37 कर लीजिएगा, है ना। 37 में था कि नीति निर्देशक तत्व के हनन होने पर न्यायालय की शरण संभव नहीं है। जी हाँ, आप देखिए मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व के हनन होने पर न्यायालय की शरण संभव नहीं है। ये है आपका अनुच्छेद 37। 38 में कहा गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य तथा उनकी नीतियों का वर्णन किया गया है आपको अनुच्छेद 38 में। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का वर्णन एग्जाम में पूछा गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का वर्णन कहाँ किया गया है, तो ऑप्शन में दे देगा आपको नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक अधिकार में, नागरिकता में। तो ये किया गया है नीति निर्देशक तत्व में। अनुच्छेद कितने में, तो 38 में किया गया है। 39 वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 39 नंबर कह रहा है कि राज्य जो है वो भौतिक और अभौतिक साधनों के संकेंद्रण को रोकेगा और राज्य महिलाओं और बालकों और पुरुषों की सभी व्यवस्था का ध्यान रखेगा। ये है आपका अनुच्छेद 39। और
इसी में है समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था भी की गई है अनुच्छेद 39 में, है ना। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद 39 में है। 39 के क में क्या है दोस्तों, तो निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, है ना। निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है अनुच्छेद 39 में। 40 आपका बहुत बार पूछा गया है, अनुच्छेद 40, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट जो है मैं बता रहा हूँ आपको, 36 याद रखना है ना, 36 याद रखना है, 37 याद रखना है, ठीक है। 38 आपको कई बार एग्जाम में आया है, 39 कई बार आया है, ठीक है। और आपका 39 के क याद रखिएगा, है ना। 40 आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 40 में क्या है, तो ग्राम पंचायतों का गठन, है ना। ग्राम पंचायत यानी कि राज्य ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देकर उन्हें शक्तियां प्रदान करेगा, या फिर सिंपल पूछ लेगा कि ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद 40 में है, ठीक है। यानी कि सीधा आपको याद रखना है ग्राम पंचायत, है ना। ग्राम पंचायत अनुच्छेद कितने में है, तो 40 में है, ठीक है। 41 में किसका वर्णन है, तो राज्य आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखेगा, ठीक है। राज्य जो है वो आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखेगा अनुच्छेद 41 के तहत। अनुच्छेद 42 में किसका वर्णन है, तो कार्य की उचित दशाएं बनाएगा तथा महिलाओं को निःशुल्क प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा, ये है आपका अनुच्छेद 42। उतना ज़्यादा 42 आपका इंपॉर्टेंट नहीं है ना। आपका 40 आपका इंपॉर्टेंट था और 39 काफ़ी इंपॉर्टेंट था। 43 नंबर है कि उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों या श्रमिकों के भाग लेने का अधिकार, ये है 43, है ना। 43 देखिए 2 बार यहाँ पर लिख दिए हैं, 43 का यहाँ पर क कर लीजिएगा, ठीक है। 43 का क हो जाएगा ये, सहकारी समितियों की स्थापना, है ना। 43 के क इसको बाद में जोड़ा गया था 2011 में, और 97वां संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था, सहकारी समितियों की स्थापना, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। और 44 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 44 याद रखना है, 44 बहुत बार एग्जाम में पूछा है। समान नागरिक संहिता, सिंपल पूछेगा समान नागरिक संहिता अनुच्छेद कितने में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन किया गया है, समान नागरिक संहिता, ठीक है। 45 भी आपका दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यह कह रहा है कि राज्य जो है वो 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करेगा। जी हाँ, यही चीज़ हम पढ़े थे अनुच्छेद 21 के क में, है ना। ये अनुच्छेद 21 के क में यही चीज़ पढ़े थे ना, कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको मतलब कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, और इसको जोड़ा गया था आपको 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। और यही चीज़ आपको नीति निर्देशक तत्व में भी लिखा गया है अनुच्छेद 45 में, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है आपका 46 नंबर अनुच्छेद है कि राज्य जो है एसटी और एससी दुर्बल वर्गों के हितों का ध्यान रखेगा। 48 है कि राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा। 48 भी बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। 48 के क कह रहा है, 48 के क भी आपका इंपॉर्टेंट है और 48 भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राज्य पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा, तो पर्यावरण संरक्षण पूछेगा एग्जाम में कि पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद कितने में है, अनुच्छेद 48 के क में है, ठीक है। आपको अगर 48 के क नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपको 48 दिया हुआ है, तो 48 भी आप मार सकते हैं, ठीक है। चलिए अब 50 में क्या दिया हुआ है, 50 भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 50 में है राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। जी हाँ, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद 50 में है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद कितने में है, तो 50 में है, ठीक है। देखिए 50 है, 5 भी अलग है और 0 अलग है, यानी कि ये दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ है, तो ये दोनों को क्या कर दिया गया, पृथक्करण कर दिया गया, है ना। सिंपल कुछ ट्रिक विक लगा करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 51 में क्या है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 51 में है कि भारत की विदेश नीति का वर्णन। सिंपल एग्जाम में पूछेगा कि भारत की विदेश नीति का वर्णन अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद 51 में है, ठीक है। विदेश नीति अब सिंपल याद रखिए अनुच्छेद 51, जो शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व अंतर्राष्ट्रीय पंच निर्णय पर आधारित है आपका, ठीक है। तो सिंपल याद रखना है विदेश नीति का वर्णन अनुच्छेद 51, है ना। और आपका चलिए मैं एक बार इसको थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। मेन जो था आपका 50 आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट था, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। 48 के क काफ़ी इंपॉर्टेंट था, पर्यावरण संरक्षण, है ना। 48 आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट था, राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देना, ठीक है। सिंपल पूछेगा यहाँ पर कि कृषि और पशुपालन अनुच्छेद कितने में है, तो 48 में है ना। मेन पॉइंट को पकड़िए सिर्फ, ठीक है। 46 देखिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 45 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चा है उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 44 वेरी इंपॉर्टेंट, समान नागरिक संहिता, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 43 के क जो है यहाँ पर क लिख दीजिएगा,
है ना। सहकारी समितियों का स्थापना यहाँ पर बाद में इसको जोड़ा गया था 2011 में, ठीक है। अब देखिए 43 से 42 हो गया, 41 हो गया, 40 हो गया। 40 आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत, है ना। ग्राम पंचायत ये कितने में है? अनुच्छेद 40 में है। 39 के क याद रखिएगा, है ना। 39 का क याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 39 याद रखिएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। चलिए लोक कल्याणकारी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अनुच्छेद 38 में इसका वर्णन है, ठीक है। चलिए यहाँ पर 37 कर लीजिएगा, यह थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। नीति निर्देशक तत्व के हनन होने पर न्यायालय की शरण नहीं संभव है, तो ये है आपका 37 में। और राज्य की परिभाषा का वर्णन है, ये अनुच्छेद 36 में है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक दो बार देखिएगा ना, याद हो जाएगा। आप ध्यान से अभी भी देख लीजिएगा तो अभी को आपको देखते देखते याद हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ आपको पढ़ा हुआ है ना, और धीरे धीरे आपको पूरा याद हो जाएगा। अब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर मौलिक कर्तव्य, है ना, यानी कि भाग 4 के अब का देखने वाले हैं। तो चलिए भाग 4 का क देख लेते हैं। और अगर इसका आपको PDF चाहिए तो PDF लेने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7857824310। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके इसका PDF ले सकते हैं, और इसका आपको डेली लाइव क्लास भी मिलेगी। उसके अलावा आपको नोट्स वगैरह, आपको सभी चीज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस नंबर पे कांटेक्ट करके आपको सभी PDF मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं दोस्तों भाग 4 के क जो है, इसमें जो वर्णन किया गया है वो मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है ना, ये आपको कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य जो था, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। मूल संविधान में हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं था, है ना। तो एक एक पॉइंट यहाँ से याद रखना है मौलिक कर्तव्य के बारे में भी। भाग 4 के क में, और अनुच्छेद अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में तो अनुच्छेद 51 के क में। और पूछा ही है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद 51 के क में है और भाग 4 के क में है। यहाँ पर लिखा गया है कि 42वें संविधान संशोधन, जी हाँ 42वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1976 द्वारा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर इसको जोड़ा गया था आपको मौलिक कर्तव्य को। और इसकी संख्या कितनी थी? तो 10 रखी गई थी। वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? तो 11 है इसकी संख्या वर्तमान में है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ पूछा जाता है ना। किसकी अनुशंसा पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। कौन से संविधान संशोधन? तो 42वें संविधान संशोधन। कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। किस अनुच्छेद में? 51 के क में। संख्या कितनी थी? तो पहले 10 थी, अभी कितनी है? तो अभी 11 है। कितने भाग में है? तो भाग 4 के क में है। कहाँ से लिया गया? तो रूस से लिया गया, ठीक है। चलिए तो ये सब चीज़ आपको सभी चीज़ ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं एक एक मौलिक कर्तव्य को यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए जो हमारा मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है 11वां मौलिक कर्तव्य, क्योंकि ये लास्ट में जोड़ा गया था आपको 2002 ईस्वी में, है ना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया, है ना, या फिर उसमें किसका वर्णन किया गया है, ठीक है। तो 86वें संविधान संशोधन हुआ था आपको 2002 में, और इसमें जोड़ा गया था। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक या अभिभावक को अपने 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को शिक्षा दिलाने का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। जी हाँ, ये जो 2002 है दोस्तों, इसी को मौलिक अधिकार में भी जोड़ा गया था, है ना। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में आप क में पढ़े थे ना, अनुच्छेद 21 के क में कि 6 से 14 वर्ष तक कोई बच्चों को निःशुल्क अधिकार, है ना, शिक्षा का अधिकार, है ना, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था अनुच्छेद 21 के क में। और यही नीति निर्देशक तत्व में भी हम पढ़े थे, अनुच्छेद 45 में पढ़े थे। और यही चीज़ आपको मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 में, ठीक है। यानी कि इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, जोर दिया गया था, यानी कि जो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाए, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए तो ये था आपका 11वां मौलिक कर्तव्य। अब देखेंगे 1 से लेकर के 11 तक। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। जी हाँ, क्या कर्तव्य है आपका, क्या कर्तव्य बनता है, वही कर्तव्य को यहाँ पर मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है ना, क्योंकि ये मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। यानी कि हमारा कुछ कर्तव्य होना चाहिए, हम भारत के नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि अपने देश के लिए कुछ करें, है कि नहीं। तो पहला यहाँ पर कर्तव्य ये है कि संविधान का पालन करें। जी हाँ, हमारा जो संविधान है उसका क्या करें, पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का क्या करें, तो आदर करें। जी हाँ, तो ये चीज़ आप याद रखना, ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा जो हमारा कर्तव्य है वो कह रहा है कि स्वतंत्रता के लिए
हमारी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे, ये हमारा दूसरा कर्तव्य है। तीसरा कर्तव्य है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की क्या करना है, हमें रक्षा करना है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की हमें रक्षा करना है, ये हमारा तीसरा कर्तव्य है। और चौथा कर्तव्य है कि देश की रक्षा करे। जी हाँ, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। जब जरूरत पड़े तो देश के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार रहना है। तो ये हमारा चौथा कर्तव्य है। और पांचवा कर्तव्य हमारा ये है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। जी हाँ, समान भाईचारे का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से क्या हो, परे हो। मतलब किसी भी भेदभाव नहीं करना है और ऐसी संस्थाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। जी हाँ, तो ये हमारा है पांचवा कर्तव्य। हमारा छठा कर्तव्य ये बनता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे, ये हमारा है छठा कर्तव्य। और हमारा सातवां कर्तव्य ये बनता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, उसकी क्या करना है, हमें रक्षा करना है, ये हमारा सातवां कर्तव्य है। और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, ये हमारा सातवां कर्तव्य है। लेकिन क्या इतने कर्तव्य को सभी लोग मानते हैं? ये भूल जाते हैं लोगों को पता ही नहीं कि हमारा कर्तव्य क्या है। इस देश में सिर्फ पैदा हो गए हैं बस, और कोई कर्तव्य नहीं बनता है क्या? हमारा बहुत कर्तव्य है इस देश के प्रति, ये सभी हमारा कर्तव्य है और इसको निभाना है। आगे है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, ये हमारा आठवां कर्तव्य है। और हमारा नौवां कर्तव्य ये है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। जी हाँ, ये हमारा नौवां कर्तव्य है। लेकिन कभी कभी उग्र लोग हो जाते हैं और जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको क्षति पहुंचा देते हैं। हमारा जो 10वां कर्तव्य ये है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयां को छू ले, ये हमारा 10वां कर्तव्य है। और 11वां कर्तव्य तो आपको बता ही दिया गया अभी कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको मतलब कि निःशुल्क और शिक्षा दिया जाएगा, ये है आपका 11वां कर्तव्य। तो ये हमारा 11 कर्तव्य है। 11हों कर्तव्य को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। देखिए, आपको ये कर्तव्य ज़्यादा मतलब कि पूछा नहीं जाएगा, है ना। कभी कभी ऑप्शन में छांटने के लिए दे दिया जाता है इनमें से, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। तो थोड़ा सा इसको 1-2 बार आपको ध्यान में रखना है सभी को, क्योंकि कहीं से भी पूछ सकता है। लेकिन उसके पहले जो शुरू में ये चीज़ बताया गया था, है ना, ये जो नोट वाला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपका। अब हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 3-4 चीज़ इंपॉर्टेंट देख लिए। अब देखेंगे भारत के जो राष्ट्रपति हैं इसके बारे में। भारत के जो राष्ट्रपति, आपका जो अनुच्छेद 51 के क तक हम लोग देख लिए थे, है ना। 51 के क में आपका मूल कर्तव्य हो गया। अब देखेंगे 52 में किसका वर्णन है, तो भारत के राष्ट्रपति का वर्णन है। जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में किसका वर्णन है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति। देखिए, राष्ट्रपति का जो वर्णन है ऐसे 52 से लेकर के 62 तक इनका वर्णन किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, 52 से लेकर के 62 तक। और 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, तो राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 54 में किसका वर्णन है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन। ये सभी इंपॉर्टेंट है ना, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। 52, 53 और आपका 54, ये सब आपको एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मतलब कि उस प्रकार, मतलब कि इनका निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा। अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि, है ना, राष्ट्रपति का जो पद है ये कितनी अवधि का होगा, तो 5 वर्ष का होगा। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अभी वर्तमान में देखिए होने वाला है ना, और इसकी जो पदावधि है वो कितने साल के लिए है, तो 5 वर्ष के लिए है। और राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक ये पद धारण करेंगे। तो ये आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति का पदावधि। 57 में किसका वर्णन है, पुनर्निर्वाचन की पात्रता। और 58 में है राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं। और 59 में है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें।
60 में किसका वर्णन है? राष्ट्रपति का शपथ। जी हाँ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। जी हाँ, भारत का मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है दोस्तों, या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के शपथ मतलब समक्ष वो शपथ लेंगे। अगर वो न्यायाधीश नहीं है मुख्य न्यायाधीश, तो जो सबसे मतलब कि वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो शपथ दिलाएंगे भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 60 के अनुसार, है ना, 60 के तहत वो शपथ दिलाएंगे। 61 में किसका वर्णन किया गया है? तो राष्ट्रपति का महाभियोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, 61 महाभियोग। और 63 में किसका है? तो भारत का उपराष्ट्रपति। चलिए यहाँ पर 61 तक हम देख लिए। महाभियोग ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है 61, 60 भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और आपका यहाँ पर जो है चलिए 52 आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सर्व की कार्यपालक शक्ति, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का निर्वाचन इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति ज़्यादा बार नहीं पूछा गया है ना, निर्वाचन पूछा जाता है। पदावधि भी याद रखिएगा, है ना, ये मतलब ध्यान में रखना है, ये सब चीज़ आपको कभी कभी पूछ ले सकता है, कभी टीप में जा करके पूछ लेता है, तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट। अब जो 63 में वर्णन किया गया है वो है भारत का उपराष्ट्रपति। अभी देख लीजिए राष्ट्रपति 52 से लेकर के 62 तक। अब देखेंगे उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 63 में किसका वर्णन है? तो भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। 64 में किसका वर्णन है? तो उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति। जो उपराष्ट्रपति हैं वो तो होते हैं दोस्तों, वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये तो आपको पता ही है ना। तो इसका वर्णन है आपका अनुच्छेद 64 में। अनुच्छेद 65 में किसका वर्णन है? तो राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति के कार्य, ये है आपको अनुच्छेद 65 में। देखिए 65 क्या कह रहा है? तो अगर राष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त है ना, मान लीजिए राष्ट्रपति किसी कारणवश मतलब कि वो पद खाली है, ठीक है, तो उस समय उसका कार्य कौन करेंगे? तो उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 65 में। और जो उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे तो उनको मतलब पूरा भत्ता वेतन जो भी मिलेगा वो राष्ट्रपति के रूप में ही मिलेगा, है ना। जो राष्ट्रपति को मिलता है वही आपको उपराष्ट्रपति को मिलेगा, क्योंकि राष्ट्रपति के पद का वो कार्य कर रहे हैं। 66 में किसका वर्णन है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। जी हाँ, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है कितने में? तो 66 में है। 67 में किसका वर्णन है? तो उपराष्ट्रपति की पदावधि, है ना, यानी कि पद की अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष की होती है उपराष्ट्रपति की भी, और राष्ट्रपति का भी कितना होता है? तो 5 साल का ही होता है। अनुच्छेद 68 में किसका वर्णन है? तो उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन है, ये आपको 68 में। 69 में किसका है दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण किसमें है? तो 69 में है। 71 में है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय। जी हाँ, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी ये जो है आपका 71 में है। और 72 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 72 बहुत बार पूछा है, क्षमादान की शक्ति। जी हाँ, क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद कितने में है? तो अनुच्छेद 72 में है, ये आपको कई बार एग्जाम में पूछ लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो आपका अनुच्छेद है वो है आपका 73, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। जी हाँ, 73 में क्या है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 74 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, यानी कि सिंबल याद रखना है। मंत्रिपरिषद का वर्णन कितने है? तो अनुच्छेद 74 में है मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मंत्रियों के बारे में उपबंध, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री जो वर्णन किया गया है वो आपको 75 में किया गया है, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर किया जाता है। 76 आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महान्यायवादी है हमारा भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद कितना में है? तो 76 में है, कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 77 हमारा है भारत सरकार के कार्य का संचालन। 78 है हमारा राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। 79 हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है उसमें मैं VI आपको जरूर लिख देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा, है ना। संसद का जो गठन है वो अनुच्छेद है आपको 79 में, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। 79 हो गया। 80 आपका वेरी इंपॉर्टेंट है ना, 80 आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। 80 में है आपको राज्यसभा का संरक्षण। 81 भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लोकसभा का संरक्षण, है ना। तो यहाँ पर 79, 80, 81 तीनों आप याद रखिएगा। 79 में हो गया आपका संसद, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद आपका लोकसभा, है ना। तो 79, 80 और 81 तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब है अनुच्छेद 83 है संसद के सदनों की अवधि। 84 में क्या है? संसद के सदस्यों के लिए अर्हता।
85 में है संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन है आपका अनुच्छेद 85 में। 87 में क्या है तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ये भी आप याद रखिएगा, है ना। 87। 88 में किसका वर्णन किया गया है तो 88 याद रखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है 88 के बारे में। यानी कि भारत के प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी को किसी भी सदन की कार्यवाही, सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति जिसका वह सदस्य हो सकता है उसमें बोलने और भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन इस अनुच्छेद के आधार पर संसद के अधिकारियों को वोट देने का अधिकार नहीं है। यह है आपका अनुच्छेद 88 में। 89 में किसका वर्णन किया गया है तो 89 में है आपको राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, ये है आपका अनुच्छेद 89 में। 89 में, है ना। 90 में क्या है तो उपसभापति का पद रिक्त होना तथा पद हटाया जाना या पद त्याग से संबंधित है आपको 90 में। 91 में किसका वर्णन है तो सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति है आपको 91 में। 93 में है आपको लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। 94 में किसका वर्णन है तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, ये है आपको 94 में। 95 में है अध्यक्ष के कर्तव्य और शक्तियाँ। 96 में है आपको अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न हो। और 97 में है आपको सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। 97 आप ध्यान रखिएगा, सभापति, है ना। 97 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभापति, है ना, उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते अनुच्छेद 97 में है। जिसमें इम्पॉर्टेंट है उसमें मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, और जिसमें नहीं लिख रहा हूँ वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। 98 में किसका वर्णन है तो संसद का सचिवालय। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 108 आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। 108 आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जी हाँ, दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक जो बुलाया जाता है वो कौन बुलाता है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और अनुच्छेद कितने के तहत बुलाया जाता है तो 108 के तहत बुलाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। बुलाया तो जाएगा यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। 109 आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। जी हाँ, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया किस में है तो 109 में है। 110 में क्या है दोस्तों तो धन विधेयक की परिभाषा है 110 में, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 111 में क्या है तो विधेयकों की अनुमति है। 112 आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 112 ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण है आपका 112 में। 120 में है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 123 आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रपति का ये अध्यादेश है। 124 आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन है, ठीक है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का अनुच्छेद कितने में 124 में है, इसका स्थापना और इसका गठन ये अनुच्छेद 24 में है। एक 1 2 3 याद रखिएगा, राष्ट्रपति का अध्यादेश बहुत बार पूछा गया है। 112 बहुत बार पूछा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसमें मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, उसको आप नोट कर लीजिएगा, वो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। 125 में है दोस्तों न्यायाधीशों का वेतन। 128 में है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। 129 में है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का होना। और 130 में है आपको उच्चतम न्यायालय का स्थान, यानी कि संविधान जो है वो दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय का स्थान घोषित करता है। यानी कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ है तो दिल्ली में है, पहले ये कलकत्ता में था आपका, है ना। चलिए, अनुच्छेद 131 में है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 137 में है निर्णय और आदेशों का पुनर्विलोकन। 143 में है आपको उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है 143, ठीक है। यानी कि उच्चतम जो न्यायालय है ये राष्ट्रपति की परामर्श, है ना, ये मतलब कि राष्ट्रपति का परामर्श है आपका, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है आपका अनुच्छेद 143 है। अब है 144 भी आपको कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, ये भी आप याद रखना है। सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। 148 आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 148 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है आपका 148 में। 149 में किसका वर्णन है तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के
कर्तव्य और शक्तियाँ हैं, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसको पीडीएफ के माध्यम से अगर आप 1-2 बार पढ़ लेते हैं, है ना, वीडियो 1-2 बार देख लेते हैं, तो हर एक एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो इंडिया का, वहाँ से आपको 10 नंबर तो फिक्स है कि आपको यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर 149 हो गया। 150 नंबर है दोस्तों कि संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप है आपका 150 में। ठीक है, चलिए, अब आज जो मैं रहने देता हूँ 150 अनुच्छेद तक ही रहने देता हूँ। कल मैं पढ़ूंगा 151 अनुच्छेद से। कल इसका लास्ट हो जाएगा, आज इतना ही रहने देते हैं और कल इसको आपको आगे किया जाएगा, क्योंकि आगे भी आपका ये सारा चीज़ बन चुका है ना। 153 से हम लोग आगे देखेंगे, 153 में राज्यपाल देखेंगे, मुख्यमंत्री देखेंगे, अभी बहुत सारा इंपॉर्टेंट बचा हुआ है आपका, है ना, वित्तीय अपराध, बहुत सारा चीज़ है आपका, है ना। तो आगे हम इसको देखने वाले हैं। कल छोटा सा आधा घंटा का लगभग क्लास होगा, कल इसमें आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं 150 अनुच्छेद तक, जिसमें आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं लिख दिया हूँ, वो आपको जरूर ध्यान रखिएगा, उसको 1-2 बार देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा ना तो ज़्यादा याद हो जाएगा, आप पीडीएफ लेकर के पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा याद हो जाएगा। ठीक है, आज हो गया टेस्ट नंबर आपका 65 ये, और इंडियन पॉलिटी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और ये आपका 9 बजे दोस्तों डेली क्लास होता है। जो लोग अभी भी हमारा पीडीएफ नहीं लिए हैं तो पीडीएफ ले लीजिए, अभी भी समय है, 1 महीना में आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगा, है ना। आपको जितना पीडीएफ मिल जाएगा और उतना आप कर लेते हैं, उतना वीडियो अगर आप देख लेते हैं, तो इससे बाहर हमें नहीं लगता कि आपको एग्ज़ाम में पूछना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए, ये हमारा नंबर है जिस पे आप पेमेंट कीजिएगा 351 का। आपको मात्र सिर्फ एक बार 351 का पेमेंट करना है, उसके बाद जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो जाए दोस्तों, तब तक आपको पीडीएफ, वीडियो नोट्स इत्यादि ग्रुप में मिलता रहेगा। ठीक है, जो ये नंबर जो दिख रहा है 7857824310, आपको इसी नंबर पे पेमेंट करना है, और 351 का पेमेंट करने के बाद फ़ोन पे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, अमेज़न पे कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से करने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, और हमारे व्हाट्सएप पर, इसी नंबर से हमारा व्हाट्सएप भी है, उस पर आप भेज दीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ से आपको प्ले स्टोर को एप्लीकेशन से प्ले स्टोर से आपको टेलीग्राम को वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद अपना नंबर वेरीफाई करना है, उसके बाद वहाँ जा करके करियर परिवार आप सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, हमारा यूट्यूब चैनल करियर परिवार, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय एंड टेक केयर। धन्यवाद।